जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव ओनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लिप्स की तरह इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना है। लेकिन ये खुद से कोई प्लाज्मा नहीं छोड़ता, कोई लेज़र नहीं डालता चांद की मिट्टी पे। बस ये नेचुरल प्लाज्मा जो ऑलरेडी चांद पर मौजूद है उसे मेजर करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक 5 सेंटीमीटर का मेटेलिक स्फेरिकल प्रोब है जो 1 मीटर ऊंचे पोल पर लगा हुआ है विक्रम के ऊपर डेक पर। इसे केरला की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। इसरो के द्वारा पब्लिश करी गई इस फोटो में आप रामबा इंस्ट्रूमेंट की शेडो देख सकते हो, जो पोल सा दिख रहा है आपको शेडो में। यही ये इंस्ट्रूमेंट है। इवन तो चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद के सरफेस के ऊपर बहुत छोटा सा अमाउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है और यही चीज रामबा ने पाई। अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की मात्रा में इस लूनार सरफेस पर इर्द गिर्द प्लाज्मा मौजूद है। ये इतना कम है इसलिए इसे रिलेटिवली स्पेयर्स कहा है इसरो ने। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। पीको एम्पियर्स करंट को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। ये पीको एम्पियर्स में करंट मेजर करता है 10 raised to the power of -12। एक प्रोब से इनको वोल्टेज डाली जाती है और रिटर्न आने वाले करंट को मेजर किया जाता है। और इससे पता चलता है कि लूनार प्लाज्मा में आयन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है रिटर्न करंट को मेजर करके। लेकिन सवाल आपके मन में उठेगा, इसके क्या मायने हैं, हमें क्यों फ़र्क पड़ता है इससे हमें पता चलता है कि रेडियो वेव चांद पर बड़ी आसानी से प्रोपोगेट कर सकती है बिना ज़्यादा इंटरप्शन के। अगर ज़्यादा लूनार प्लाज्मा हो तो रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन फाइंडिंग की हेल्प से हम ऐसे डिज़ाइन कर पाएंगे जिनसे कम्युनिकेशन करना आसान हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट पर, इल्सा की फाइंडिंग भी 31 अगस्त को शेयर की गई इसरो के द्वारा और इस इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मून पर होने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इल्सा पहला ऐसा पेलोड है जिसने माइक्रो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया चांद पर। शॉर्ट में कहा जाए मैम्स। ये माइक्रोस्कोपिंग डिवाइस की टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बनती है, इतने छोटे कि इनका साइज 1 और 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इस टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगे एयरबैग सेंसर में यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर सेंसर में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इल्सा पर आए तो इसने इसका इस्तेमाल किया वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम से उतरकर चांद की ज़मीन पर चलने लगा तो वो वाली वाइब्रेशन भी इल्सा ने रिकॉर्ड करी। इस ग्राफ में आप देख सकते हो जहाँ पर ये रोवर मूव कर रहा था, इसकी वाइब्रेशन इस तरीके से ग्राफ पर दिख रही थी। लेकिन बीच में एक लाइन नोटिस करोगे, ये लाइन 26 अगस्त की है जब एक नेचुरल इवेंट हुआ, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नेचुरल भूकंप आया चांद पर। इन मून क्यूब्स को स्टडी करके हमें चांद के इंटीरियर की बेहतर समझ मिलती है कि चांद के अंदर क्या मौजूद है, कितना बड़ा क्रस्ट है, कितना बड़ा मेंटल है और कोर है। इसके अलावा जब इंसान परमानेंटली जाकर चांद पर रहने लगेंगे तब के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पता होना चाहिए कि कितने भारी भूकंप आते हैं वहाँ पर, हम जो भी कुछ बनाएंगे वहाँ पर कितना सस्टेन कर पाएगा। इसके बाद हम आते हैं 3 सितंबर 2023 पर, जब इसरो ने एक होप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग था जिसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। इस पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया लैंडर को। विक्रम के इंजन को दोबारा से फायर किया गया तो वो हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर गया और करीब 40-50 सेंटीमीटर साइड में जाकर दोबारा से लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो रैंप नीचे निकाला गया था प्रज्ञान रोवर को उतारने के लिए, उसे वापस ऊपर फोल्ड किया गया था और चेस्ट और इल्सा के पेलोट्स को भी अंदर लिया गया था। तो आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं इस हॉप एक्सपेरिमेंट की कि पहले और बाद की फोटोज देखोगे कितना फ़र्क है पहले की फ़ोटो में और बाद की फ़ोटो में।
थोड़ा सा मूव कर गया है ये लैंडर। इस हॉप एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि आगे चलकर जब हम ह्यूमन मिशन करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि लैंडर दोबारा से उड़ान भर सकता है, वापस लौट सकता है इंसानों को वापस लाने के लिए। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है इसरो के द्वारा। ये स्लीप मोड चांद पर आने वाली रात के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। फॉर्मर इसरो चीफ किरण कुमार का कहना है कि रात आने से 2 से 3 दिन पहले ही इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया, बेटर प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि इनके अंदर जो मॉड्यूल्स है उनकी फंक्शनिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए। जब दिन खत्म हो जाएगा चांद पर, प्रज्ञान की बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज किया गया स्लीप मोड पर डालने से पहले, और लोकेशन को भी इस तरीके से चूज किया गया कि जब दोबारा से सूरज निकले तो इसके सोलर पैनल सनलाइट की तरफ इफिशिएंटली फेस कर रहे हों। इस वक्त विक्रम और प्रज्ञान दोनों के पैलेट्स को बंद किया जा चुका है, लेकिन दोनों के रिसीवर को ऑन छोड़ा गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले प्लान किया गया था कि ये मिशन सिर्फ एक लूनार दिन तक ही चलेगा, जो कि करीब 14 दिन के बराबर है, क्योंकि रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि ये सरवाइव न कर पाए। लेकिन अब इसरो ने उम्मीद लगा रखी है कि प्रज्ञान और विक्रम दोबारा से जाग सकते हैं जब दोबारा से सुबह होगी चांद पर। ये चीज पहले चाइना के लैंडर और रोवर के साथ भी हो रखी है। चाइना ने एक जो चैंग E4 लैंडर उसका U2 रोवर भेजा था, उन्हें भी रात में स्लीप मोड पर डाल दिया गया था, लेकिन जब दोबारा से सूरज निकला तो वो दोबारा से जाग उठे थे। अब हम चंद्रयान 3 में देखते हैं कि ये दोबारा से जागता है या नहीं। अगर ये दोबारा से काम करने लगते हैं तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट कुछ और एक्सपेरिमेंट से रन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रज्ञान चांद पर इंडिया का लूनार एम्बेसडर बनकर हमेशा के लिए वहीं तैनात रहेगा। देखिए, हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम दोनों को सपोर्ट करें, ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।